किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका ना हाथ टूटा ना पैर टूटा, कुछ नहीं हुआ और सीधा थोड़ी देर बाद हिच हिच करके मर जाता है। होता क्या है, अगर उसके डायफ्राम पे चोट लग गई तो डायफ्राम ऊपर नीचे करना बंद कर देगा। अगर ये डायफ्राम टूट गया तो ऊपर नीचे करना बंद कर देगा। तो जब ये ऊपर नीचे नहीं करेगा तो ये जो हो रहा है, ये फेफड़ा फूलने पचकने वाला ये काम फिर हो नहीं पाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा और तुरंत मर जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेशन या फिर श्वसन की। किसकी बात करेंगे? श्वसन की। यहां पे देखिए लिखा हुआ टॉपिक रिस्पायरेशन या फिर श्वसन। श्वसन क्या होता है? तो आप लोग जब छोटे हो, इससे पहले जो थे, तो अगर पूछा जाता था कि भाई श्वसन अंग कौन से हैं, सांस किससे लेते हो, तो आप लोग क्या बताते थे? नाक। सांस किससे लेते हो? इसको बंद कर लो, तो मुंह से भी तो ले लेते हो। तो सचमुच में श्वसन अंग हमारा ये नाक और मुंह ना हो करके श्वसन अंग हमारे कौन से हैं? फेफड़े हैं। कौन से हैं? अब हम आपको बताते हैं कि श्वसन क्या होता है। क्या सांस ले लेते हैं और सांस छोड़ देते हैं यही श्वसन है? ऐसा नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब हम वायुमंडल की हवा को अंदर लेते हैं तो उसे बोलते हैं इनहिलेशन। क्या बोलते हैं? या फिर नी श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नी श्वसन। नी श्वसन। इसमें क्या होता है बेटा, सांस को आपने अंदर लिया, सांस अंदर लिया, फिर उसके बाद जब सांस को बाहर निकाला तो उसे बोलते हैं निह श्वसन। क्या बोलते हैं? ऐसे विसर्ग लग जाएगा, निह श्वसन। आपने वायुमंडल की हवा को जब अंदर लिया तो ये हो गया निश्वसन, और जब बाहर छोड़ा तो वो हो गया निश्वसन। और इन दोनों को मिला लो तो ये होता है सांस लेना। सांस लेने में दोनों काम होते हैं ना, आप सांस अंदर भी लेते हो, सांस बाहर भी छोड़ते हो। इसे बोला जाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। BREATHING, ब्रीदिंग, सांस लेना। सांस लेना में दोनों काम होते हैं, अंदर लेना हवा को और बाहर छोड़ना। लेकिन ये तो श्वासोच्छ्वास है, आप हवा को अंदर लेते हो और हवा को बाहर छोड़ते हो, ये क्या है? सिर्फ श्वासोच्छ्वास है। सच में जो श्वसन है वो इससे बड़ा है। मतलब श्वासोच्छ्वास जो है वो श्वसन का एक पार्ट है। क्या है? तो श्वसन तंत्र में कौन कौन सी चीजें लगती है उसको पहले आप यहां समझ लीजिए, फिर आपको चित्र पे ले चलते हैं। पहला चीज हो गया नासा द्वार। नासा द्वार, द्वार मतलब दरवाजा, नासा मतलब नाक, नाक वाला दरवाजा। ये दो दरवाजे लगे हैं ना, तो इन्हें बोलते हैं नासा द्वार। क्या बोलते हैं? यहां आप चित्र में देख लीजिए, ये नाक बनी हुई ना इसकी, यहां से देखो ये पार्ट इतना, यहां से सांस अंदर जाती है तो ये हो गया नासा द्वार। क्या हो गया? उसके बाद अंदर जो है यहां पर काफी जगह है और इसे बोलते हैं नासा गुहा। क्या बोलते हैं? गुहा। और नासा गुहा में जो है, जैसे यहाँ पे देखोगे सांस अंदर लिया, फिर यहाँ देखो हड्डी है ना यहाँ पे, हाँ, नसल कैविटी या नासा गुहा। यहाँ पे पहले तो शुरुआत में देखोगे यहाँ थोड़े थोड़े बाल होते हैं ना नाक के पास या नाक दरवाजे के पास, लेकिन जो ये नासा गुहा है जहाँ पर ये जहाँ से हड्डी स्टार्ट होती है आपकी नसल कैविटी, यहाँ पर एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जिसे आप म्यूकस कह सकते हो, श्लेष्मा कह सकते हो। तो इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपने सांस लिया और सांस लेने में जो कुछ सूक्ष्म जीव चले गए या धूल के कण चले गए तो क्या होता है, कुछ धूल के कण हमारे इस जो नाक के बाल है उसमें फंस जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो और अंदर चले जाते हैं। तो जो अंदर चिपचिपा पदार्थ है, जो श्लेष्म भरा हुआ है, जो म्यूकस भरा हुआ है, उसमें जाके वो चिपक जाते हैं। जब कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा मतलब गड़बड़ हवा चली जाती है, कहीं मिर्चा झरा रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो क्या होता है? छींक आ जाती है ना। छींक आती कि नहीं आती? वो छींक इसीलिए आ जाती है ताकि जो हमारे फेफड़े को चाहिए, जो हमारे शरीर को चाहिए वही हवा जाए, बाकी दूसरा चीज उसके साथ में कुछ ना जाए, है ना। 2 3 4 बार देखोगे अंदर जो है जहाँ पे नसल कैविटी है वहाँ पे हार्ड हो जाता है म्यूकस, उसको फिर क्या करते हो? छींकर के नाक बाहर निकालते हो, है ना। तो वो क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं जो वहाँ पर श्लेष्म में चिपचिपा पदार्थ उसी में जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती किसकी? ग्रसनी की या फेरिंग्स की। ग्रसनी कहाँ भाई? ये है, देखो ये हो गई नासा द्वार, फिर नासा गुहा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ गई भाई? ग्रसनी। जहाँ पर ग्रसनी है यहाँ से 2 रास्ते बनते हैं। कितने रास्ते बनते हैं? 2 रास्ते। इस 2 रास्तों को मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है। ये
एक रास्ता, उसी रास्ते से आप सांस भी ले रहे हो, उसी रास्ते से आप पानी, देखो सांस नाक से ले लिए, मुंह से भी ले लेते हो, खाना भी यहीं से खाते हो, पानी भी यहीं से पीते हो, है ना। तो खाना, पानी, हवा, क्या सब एक ही जगह चली जाएगी क्या? उसके लिए भी मतलब रूट बने हैं, रास्ते बने हैं, चौराहा बना हुआ है। तो वो कैसे काम करता है कि मतलब खाना अलग चला जाए, खाना और पानी अलग चला जाए और सांस अलग चली जाए, उसके लिए यहाँ पर हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसे समझ लीजिए। तो आपने सांस लिया, सांस कहाँ पहुँच गई भाई? ग्रसनी में पहुँच गई, ठीक है। ग्रसनी के बाद ये किसमें? श्वास नली है, ये कंठ है आपका, कंठ जहाँ से आवाज़ निकालते हो, लैरिंग्स बोलते हैं, है ना। इसको दबा दो कसके तो आवाज़ फिर नहीं निकलेगी। तो कहने का मतलब ये है, ये हो गई आपके कंठ या लैरिंग्स। उसके बाद फिर जो है ये जो पाइप आगे बढ़ी हुई है, इस पाइप को बोलते हैं सांस नली। क्या बोलते हैं? सांस नली। और इस सांस नली पर देखोगे ये ऐसे पतली पतली मुलायम हड्डी वाली सी के आकार की संरचना बनी हुई है ना, बनी हुई है ना। ये बहुत ज़रूरी काम करती है। अगर मान लीजिए जैसे पानी आप लगाते हो ट्यूबवेल से, और जब तक पानी उसमें पाइप में जाता रहता है तब तक वो पाइप खुली रहती है, और जैसे ही पानी जाना बंद हो जाता है पाइप चिपक जाती है ना। तो ये जो सी के आकार की हड्डी है, ये क्या करती है? ये जो पाइप है, इस पाइप को आपस में चिपकने से बचाती है। अगर ये आपस में चिपक गई, पता लगा आपने सांस लिया, यहाँ आगे पाइप चिपकी है, सांस अंदर जाएगी नहीं, क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। तो ये सी के आकार की हड्डियां क्या करती है? उस पाइप को खोले रहती है ना, वो परमानेंट खुली रहेगी। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ आ गई श्वसनी। देखोगे दो रास्ते में बटी ना, ये एक नली दो रास्ते में बढ़ गई ना, एक इधर का फेफड़े में चला गया और एक इधर के, एक दाईं तरफ के और एक बाईं तरफ के, दो फेफड़े होते हैं ना, दोनों फेफड़े में ये आके बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद देखोगे यहाँ पर ये कई शाखाओं में बढ़ गई है ना। जैसे पेड़ की, ये एक पेड़ है, फिर इसमें ये डालें कई निकली हुई हैं, है ना। और फिर यहाँ पे ये गुच्छेदार चीज बनी हुई है, इसको श्वसनिकाएं बनते हैं, श्वसनिकाएं या फिर कोष, वायु कोष कह सकते हो। मतलब कि ऐसी जगह जिसमें जाके हवा इकट्ठा हो। तो आप सांस लिए, सांस आई, यहाँ से दो रास्ते में बटी, एक दाएं फेफड़े को गई, एक बाएं फेफड़े को गई। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? ये नलिकाएं पूरे फेफड़े में फैली होती हैं, और उन फेफड़ों के हर जो शाखाएं हैं उनमें गुच्छेदार चीज होती है, जिसे वायुकोष या फिर श्वसनिकाएं बोलते हैं। ये पतली पतली बिल्कुल स्पंज जैसी नलिकाएं होती हैं, ठीक है। उसके अंदर वायु स्टोर होती है। स्टोर होने के बाद वहीं से फिर वो मिलती है किसमें? खून में मिलती है। किसमें मिलती है? खून में मिलती है ऑक्सीजन, और फिर खून के द्वारा वो कहाँ पहुँचती है? कोशिकाओं में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? ऑक्सीजन आपकी किसमें मिल गई? फिर जाके खून में मिली, रक्त में मिली, और रक्त में मिलने के बाद में कहाँ जाती है ये? हाँ, ये पहले जाती है, रक्त में मिलती है, और रक्त फिर कहाँ जाता है भाई? कोशिकाओं में जाता है। कहाँ जाता है? कोशिकाओं में जाता है। और कोशिकाओं में हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह। क्या बोलते हैं? ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस। तो ये इसका जो है आखिरी पड़ाव है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाएगा, ये इसका आखिरी पड़ाव है जाने वाला, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? आपने जो भोजन खाया हुआ है वो भोजन ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर वो कहाँ पहुंचा? वो भी कहाँ पहुंचा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा हुआ है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन भी आपका पहुंच गया है, और इधर से खून के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भी पहुंच गई है। आपको पता है कोई भी चीज तभी जल सकती है जब वहां पर ऑक्सीजन हो, नहीं तो जलना संभव नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के भोजन जलता है, और जलाने के लिए मदद कौन करती है? ऑक्सीजन। और यहां तक पहुंचने के लिए कितना रास्ता उसने तय किया? वहां पर जब भोजन जलता है तो जलने के बाद भाई देखो क्या क्या होता है उसमें। ग्लूकोज रहेगा, जो हमने खाया हुआ है भोजन, उससे क्या मिला है? ग्लूकोज, है ना। और फिर हमने सांस लिया है तो वहां क्या गई है? ऑक्सीजन। क्या गई है? ऑक्सीजन गई है। और ये क्या होगा? ये बर्न होगा। क्या होगा? जलेगा। ये क्या होगा? भोजन माइटोकॉन्ड्रिया में जलेगा। अब जहां जो कोई चीज जलेगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलना ही निकलना है। तो इसमें क्या क्या निकलेगा? फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, CO2 निकलेगी, और प्लस एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा। उसी ऊर्जा से हमारा शरीर काम करता है, और साथ ही साथ जल भी निकलता है। समझ गए? तो अब इसके बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अब फिर से बनी, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड पुनः उसी रास्ते से लौटेगी। फिर हम क्या करेंगे? उसको हम बाहर सांस छोड़ेंगे, तब वो निकल जाएगी। ये है श्वसन का पूरा
काम। कहाँ से स्टार्ट हुआ? नासा द्वार से अंदर गई, नासा गुहा में पहुंची। नासा गुहा में क्या होता है भाई? फिल्टरेशन हो जाता है, फिल्टर होता है। क्या होता है उसमें? देखोगे पहले तो नासा द्वार में जो है रोए होंगे, रोए में धूल के कण चिपक जाएंगे। फिर उसके बाद जो नसल कैविटी है वहां पर चिपचिपा पदार्थ होगा, उस चिपचिपे पदार्थ में भी कुछ चिपक जाएंगे। उसके बाद फिर आएगा कहां पर? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद फिर कहां पहुंचेगा? ये दोनों नलिकाएं खुलेंगी, किसमें? फेफड़ों में खुलेगी। जैसा काम इधर है फेफड़े में, वैसा काम इधर भी है। इसके चारों तरफ ये देखोगे ये ऐसे ऐसी बनी हड्डियां ना, ये क्या है? ये पसलियां हैं। क्या है? आप देखोगे दोनों तरफ से पसलियां आई हुई है ना। इन पसलियों का काम क्या होता है? फेफड़ों को सुरक्षित रखना। कहीं से कोई बाहरी दबाव आए तो ये फेफड़ा आपका पिचक पुचक ना जाए, इसको सुरक्षित रखना। अब यहां आ जाओ नीचे। ये सांस कैसे चलती है? जब आप सांस लिए ये देखोगे ऐसे ऐसे लगता है कि यहां से कोई चीज ऊपर को धकेला तब फेफड़ा हमारा फूला है ना। तो ऐसे देखो, ऐसा लगता है कि नीचे से कोई चीज ऐसे धकेली है तब जाके फेफड़ा हमारा ऐसे फूला हुआ है। तो सबसे मेन काम करता है ये डायफ्राम। कौन काम करता है? डायफ्राम क्या करता है? ये ऊपर उठता है और नीचे भी आता है। जब सांस लेना होता है तब ये क्या करता है? ऊपर को उठता है, फेफड़ों को मदद करता है ताकि सांस अंदर ले लो। और जब ये रिलीज होता है नीचे को तो सांस छोड़ दी जाती है ना। ये डायफ्राम अगर काम करना बंद कर दे तो फेफड़ा अकेला जो है सांस ले नहीं पाएगा। तो सबसे मेन काम 70 से 75% तक काम किसका रहता है? डायफ्राम का। कभी कभी देखा होगा गर्भवती स्त्रियों में क्या होता है भाई? जब बच्चा यहां पे आ जाता है तो डायफ्राम जो है फिर काम नहीं कर पाता है, तो उनके लिए मदद करती है ये पसलियां। ये पसलियां फूलेंगी पिचकेंगी, फूलेंगी पिचकेंगी, क्योंकि उनके जब पेट में बच्चा यहाँ पे रहता है तो डायफ्राम तो फिर फिक्स हो जाता है, वो ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। उनके लिए फिर डायफ्राम वाला काम कौन संभाल लेता है? ये जो पसलियां हैं ना दोनों तरफ से लगी हुई, ये काम कर, ये फूलती हैं पिचकती हैं। समझ गए? अगर गर्भवती स्त्री का अगर पसलियां टूट गई तो फिर वो सांस नहीं ले पाएंगी। क्यों? क्योंकि डायफ्राम तो पहले ही नहीं काम कर रहा है। समझ गए? इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को कहा जाता है कि बहुत संभल के रहिए, कहीं चोट ना लगे, कहीं कुछ ना हो। अब बात करते हैं कि भाई खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, सांस भी लेते हैं, यहाँ से एक का रास्ता है, तो खाना और पानी फेफड़ा में काहे नहीं घुस जाता है? इसको समझिए। यहाँ से रास्ता बटा हुआ है, ये समझ लीजिए ये चीज उठ के यहाँ आ गई है। ठीक है? ये है तिराहा। क्या है? 3 रास्ते यहाँ से, उधर से आना, इधर को जाना, इधर को जाना, ये क्या हो गया? तिराहा। तिराहे पे एक चौकीदार खड़ा हुआ है चुंगी लगाए, इसका नाम है इपिग्लोटिस। क्या नाम है? ये दिमाग से सूचनाएं लेता है और उस सूचना के हिसाब से काम करता है। जैसे आपने खाना खाया या पानी पिया तो दिमाग कहता है किसको? इपिग्लोटिस को, कि हम खाना खाए हैं, पानी पिए हैं। तो कहता है अच्छा ठीक है, खाना पानी है। तो ये जो गोल ये है ना, ये ढक्कन सांस नली वाले को फिर कर देता है, ये इसको कर देता है बंद। ये वाली खुल जाती है तो इससे भोजन और पानी चला जाता है महाशय की तरफ। और जब दिमाग बताता है कि भाई हम सांस लिए हैं तो ये कहता है भोजन वाली रास्ते को बंद कर देगा। इसको ये बंद, ये ऐसा नहीं कहता कि इधर चल जाओ उधर चाहिए, सीधा रास्ता ही बंद कर देता है। तो नहीं पता लगा जबरदस्ती तुम खाते चले जा रहे हो, ये जो है इधर ना इधर ना ऐसे रोक रहा है और तुम मानो ना सीधा भोजन तुम्हारा जाना था इधर, चला जाए इधर। तो ये कहता कुछ नहीं, सीधा रास्ता बंद कर लेगा भोजन वाला, भोजन नली वाला। तो ये फिर कहाँ चली जाएगी? फेफड़े में चली जाएगी। जो ऑक्सीजन होगी, जो हवा होगी, वो किस में चली जाएगी? फेफड़े में चली जाएगी। और जब खाना पानी खाओगे तो इसको बंद कर लेगा, इधर चली जाएगी। कभी कभी देखा होगा आपको हिचकी आने लगती है ना। हिचकी क्यों आती है? ये ना सोचो कोई याद कर रहा है, तुम याद कर रहे हो, तुम किसी और को याद कर रहे हो और तुम्हारा दिमाग उसी में व्यस्त है और तुम खाना भी खा रहे हो। अब तुम्हारा दिमाग व्यस्त है, वो इपिग्लोटिस को बताने में थोड़ा पीछे रह गया, टाइम से नहीं बता पाया। तो क्या हुआ? खाए थे खाना, रास्ता पकड़ लिया कौन वाला? हवा वाला। अब जब यहाँ थोड़ा सा पहुंचा तो फेफड़ा कहता है अरे ये क्या कर रहे हो तुम खाना इधर कहाँ ले आ रहे हो? इधर इसकी जरूरत नहीं है। ये कहता है हटाओ इसको, वापस ले जाओ। धक्का देता है, भाग यहाँ से भाग। तो वही जो धक्का देता है वही होती है हिच, वही हिचकी होती है। तो सचमुच में हिचकी क्यों आती है? जब हमारा दिमाग कहीं और व्यस्त होता है और इपिग्लोटिस को जानकारी नहीं मिल पाती है कि ऊपर से खाना आ रहा, पानी आ रहा कि हवा आ रही है। तो इसलिए ये रास्ता बंद करना थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि भाई जल्दी बताओ। दिमाग से कहता है जल्दी बताओ, इधर का बंद करी कि उधर का बंद करी। ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है खाना खाते समय कहीं इधर उधर की चीजें सोचनी नहीं चाहिए। खाने को देखो, चाहे जैसा बना हो, बढ़िया उसको स्वाद से खाओ तो हिचकी
नहीं आएगी। तो आप समझ गए ना कि श्वसन क्या है। श्वसन में कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। छठवां अंग इसको डायफ्राम को भी जोड़ सकते हो, है ना। और श्वसन में सिर्फ सांस को लेना और सांस को छोड़ना ये नहीं है, ये तो श्वासोच्छ्वास हो गई, ब्रीदिंग हो गई। श्वसन में इतनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। एक चीज और, क्या हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है ना, 21% है ना, तो क्या 21% पूरी की पूरी यूज कर लेता है? केवल 4-5% यूज करता है, मुश्किल से 4%, ठीक है। तो मतलब अगर आप 21% ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हो तो 4% ये अंदर लिया आपने, तो 4% जो है यूज कर लेगा, 17% फिर से वो वापस भेज देगा बाहर। जब सांस छोड़ेंगे तो 17% ऑक्सीजन फिर से निकल जाती है। यूज कितना होती है? यूज होती है केवल 4%। 4% जो है यूज होती है ना। ये 4% किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। बात समझ गए? दैट्स इट।